नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की कक्षा में। आज हम लोग क्लास 11 और 12th में हिस्ट्री का जो प्रोजेक्ट होता है उसको किस तरह से सही तरीके से बनाएं यह समझने की कोशिश करेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। आपका प्रोजेक्ट 20 नंबर का होता है और यहाँ अगर 20 में 20 नंबर आपको आ जाए तो सोचिए, अगर थियरी में आपके 80 में 70 नंबर भी आए तो कुल आपके 90 नंबर बन जाएंगे। इसलिए प्रोजेक्ट सही तरीके से बनाना सीखना बहुत जरूरी होता है। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी तरह से चले, इसलिए मैंने टेलीग्राम के ऊपर एक ग्रुप बनाया है डॉक्टर अजय झा क्लासेस के नाम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से उस ग्रुप को ज्वाइन भी कर सकते हैं और वहां पर मैं वीडियो के साथ साथ दूसरी स्टडी मटेरियल्स भी आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो सवाल ये पैदा होता है कि एक अच्छे प्रोजेक्ट का क्या गुण होना चाहिए और किस तरीके से हमें उस प्रोजेक्ट फाइल को बनाना चाहिए जिससे कि हमारा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो और हमें 20 में पूरे 20 नंबर मिलें। यह समझना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे पहले यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये देख लें कि आखिर अगर क्लास 12वीं की हम बात करें तो किन विषयों पे हमें प्रोजेक्ट बनाने की जरूरत है। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं उन विषयों को जिसके ऊपर हमें प्रोजेक्ट बना सकते हैं हम। तो देखिए, ये सारे कुछ ऐसे विषय हैं आपके पास जिस पर में आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। सबसे पहला, मोहनजोदड़ो के ऊपर आप बना सकते हैं। दूसरा, भारतीय उपमहाद्वीप में आध्यात्मिक पुरातत्व का अध्ययन कर सकते हैं। तीसरा, बुद्ध का ज्ञानोदय पथ के बारे में आप बात कर सकते हैं। मुगल साम्राज्य के वर्नियर की धारणाओं की अंतर्दृष्टि और प्रतिबिंब के बारे में आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। इतिहास रचने वाली महिलाओं का एक खोजपूर्ण अध्ययन कर सकते हैं। महात्मा गांधी के ऊपर आप एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं। हम्पी के पुरातत्व के माध्यम से विजयनगर के इतिहास का पुनर्निर्माण के ऊपर प्रोजेक्ट बन सकता है। औपनिवेशिक युग का शहर, चाहे वो बॉम्बे हो, चाहे मद्रास हो, चाहे कलकत्ता हो, उसके ऊपर की जा सकती है। 1857 ईस्वी की क्रांति के ऊपर हो सकता है। गुरु नानक देव के ऊपर हो सकता है। कबीर के ऊपर हो सकता है। भारत विभाजन के ऊपर प्रोजेक्ट बन सकता है। मुगल शाही परिवार के अंदर की झलक दिखाई जा सकती है प्रोजेक्ट के माध्यम से। भारतीय संविधान के निर्माण के पीछे की जो प्रक्रिया है उसके बारे में भी विषय चुना जा सकता है प्रोजेक्ट के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह सजेस्टिव है, आप दूसरे विषय भी चुन सकते हैं और उनके ऊपर प्रोजेक्ट बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अब देखते हैं कि प्रोजेक्ट जब हम बनाएं तो किन चीजों का ध्यान रखें। तो देखिए, कुछ दिशा निर्देश बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आपका जो प्रोजेक्ट है वो 20 से 25 पृष्ठ का होना चाहिए, 25 पृष्ठ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, आपको मूल कार्य करना चाहिए। तीसरी बात कि प्रिंटेड नहीं होना चाहिए, हाथ से लिखा होना चाहिए और आपको पर्यावरण के अनुकूल सामग्री का उपयोग करना चाहिए। साथ ही परियोजना इंटरलीफ सीट के ऊपर की जा सकती है। इसका मतलब है कि एक तरफ रुल्ड सीट हो और दूसरी तरफ सफेद वाला। चलिए अब शुरू करते हैं कि किस तरह से प्रोजेक्ट का कवर पेज बनाया जाए। तो देखिए, प्रोजेक्ट के कवर पेज के ऊपर सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट का टाइटल लिखना है। उसके बाद आपको विषय लिखना है, अपने विद्यालय का एड्रेस लिखना है, सत्र लिखना है, जैसे इस बार सत्र 2020-21 होगा। उसके बाद बाईं साइड में आप अपने गाइड यानी कि आप अपने शिक्षक का नाम लिखिए और उनका पद जो प्रवक्ता का है वो आपने लिख दिया। और दाहिने साइड में आप छात्र का नाम यानी आपका अपना नाम और उसके बाद कक्षा 12वीं और जो भी आपका 11वीं या 12वीं या जो भी आपका सेक्शन है ABC वो लिख दीजिए। क्रमांक 2 लिखिए, एक क्रमांक जो आपके स्कूल का है और दूसरा CBSE का क्रमांक, क्योंकि जब CBSE का क्रमांक आएगा तो फिर आप यहां उसको लिख पाएंगे। इस तरह से प्रोजेक्ट टाइटल ऊपर और बाकी सारे इंफॉर्मेशन आपको अपने इस पेज के ऊपर देना है। इसके बाद ये देखिए, मैं आपको कवर पेज किस तरह से बनाया जाता है एक लाइव आपको करके ये दिखा रहा हूं। ये जो आपके सामने ये एक असली में बनाया हुआ प्रोजेक्ट है और ये आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया लग रहा है जो सबसे इसका ऊपर वाला पेज है।
आपने जो कुछ भी इंफॉर्मेशन लिखना था वो पहले लिख दिया, और ये आप देख सकते हैं कि ये सारे इंफॉर्मेशन इस तरह से आप इसके ऊपर लिख सकते हैं। और इससे बेहतर भी अगर आप अपनी हैंडराइटिंग कर सकते हैं या अपने कवर पेज को अच्छी तरह से अगर आप सजा सकते हैं तो आप वह भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल आपके अपने क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद जो अगला हमारा पेज लगेगा वो प्रस्तावना या उद्देशिका का होगा। और प्रस्तावना में हम क्या लिखते हैं कि भाई इस परियोजना का उद्देश्य क्या है। तो इस परियोजना का उद्देश्य है हम स्वयं करें और अपने अनुभवों के द्वारा सीखें। तो उसमें ये चीज आपको लिखना होता है कि भाई प्रस्तुत परियोजना कार्य जो है, जो भी टॉपिक है आपका वो लिख सकते हैं और ये बता सकते हैं कि आपने किन किन स्रोतों का इस्तेमाल किया है, जैसे पाठ्य पुस्तक, पुस्तकालय या फिर अखबार, पत्रिका, संग्रहालय, टीवी, इंटरनेट। इन सब चीजों से आपने ये सब चीजें तैयार की हैं और स्वयं करके आपने अपने अनुभवों से सीखने की कोशिश की है। ये बात जो है प्रस्तावना में लिखी जाती है। तो प्रस्तावना वाला जो पेज है वो आप कब लगाएंगे? ये आप लगाएंगे जब आपका कवर पेज लग जाएगा उसके बाद। और जब आप ये यहां पर आप देख सकते हैं दो चीजें लिखी हुई हैं, एक प्रस्तावना ऑब्लिक उद्देशिका। आप दोनों में से कोई एक लिखें। अब तक हमने दो चीजें बनानी सीख ली। एक कवर पेज पहले बनाना सीखा और उसके बाद उसका प्रस्तावना लिखा। अब तीसरी जो चीज है, जो तीसरा पेज लगेगा वो विधि का है, जिसमें हम ये लिखते हैं कि हमने किस विधि का उपयोग करके ये प्रोजेक्ट बनाया है, जैसे लाइब्रेरी विधि, भ्रमण विधि, सूचना संग्रहण विधि, विश्लेषण विधि, खोज विधि। तो इनमें से आप कोई एक या दो या सारा ही यूज कर सकते हैं। तो किस विधि से आपने इसे बनाया है, ये पेज लगाने के बाद आभार प्रकट करेंगे और जिन जिन लोगों ने आपको इस परियोजना कार्य को पूरा करने में मदद किया है उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करेंगे आभार विधि के पेज से। आभार लिखने के बाद आप क्या करेंगे? नीचे अपना नाम लिखेंगे। अब देखिए, ये जो आपके सामने ये असली एक प्रोजेक्ट है जिसमें आभार लिखा गया है, जिसके ऊपर आप ये लिख सकते हैं कि किन किन लोगों ने आपको इस कार्य को करने में मदद की है और उन लोगों के प्रति आप अपना आभार प्रकट करते हैं। तो इस दृष्टिकोण से इसका महत्व काफी बढ़ जाता है। अब देखिए, ये पेज जब लग गया तो इसके बाद आप बनाते हैं विषय सूची, जिसको हम अनुक्रमणिका या फिर अध्याय भी कहते हैं। इन तीनों में से कोई एक वर्ड आप यूज करिए, या तो विषय सूची लिख लीजिए या फिर अनुक्रमणिका लिख लीजिए या फिर अध्याय लिख दीजिए। और तीन आपको अलग अलग कॉलम बनाने हैं। सबसे पहला क्रम संख्या, उसके बाद अध्याय या पाठ, और फिर पेज संख्या कहां से कहां तक। तो देखिए, आप अपने प्रोजेक्ट में कम से कम 6 अध्याय बनाइए, जिसमें पहला परिचय का होगा और छठा निष्कर्ष का होगा। बीच में 2, 3, 4 और 5 चैप्टर में आप अपने टॉपिक के हिसाब से कुछ भी आप सब टॉपिक बना सकते हैं। और पेज आप देख सकते हैं, से फॉर एग्जांपल कि 1 से 5 पेज तक आपने पहला अध्याय लिखा, 6 से 12 तक दूसरा, 13 से 17 तक तीसरा, 18 से 20 तक आपने लिखा, और इस तरह से आप 25 तक गए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि 25 पेज से ज्यादा का प्रोजेक्ट नहीं बनाना है। आप ये देखिए, ये विषय सूची का पेज है जिसके अंदर वो सारी सूचनाएं दी गई हैं जो अभी मैंने आपको बताया था, यानी कि अध्याय, सीरियल नंबर और फिर उसके पेज नंबर कहां से कहां तक विषय सूची में दी गई है। आप इस पेज को अपने हिसाब से सजा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि यहां पर ये जो सूचनाएं हैं वो जरूर होनी चाहिए। इसके बाद आप ऐसा कर सकते हैं कि आपका जो भी टॉपिक है उसका एक बार पूरी तरह से अच्छी तरह से नाम लिख करके और फिर यहां पर में लगा दीजिए। इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि अब तक जो कुछ भी हमने लगाया, पेजेस जो हमने लगाए, उनको कहते हैं एनेक्सर। एनेक्सर के बाद अभी तक जो कुछ भी आपने किया उसकी काउंटिंग 1 से 25 पेज में नहीं होगी। तो अब से यहां से आगे उसकी काउंटिंग शुरू हो जाएगी। आपका पहला चैप्टर देखिए, हमने अभी अपनी विषय सूची में कहा था कि पहला चैप्टर हमारा परिचय का होगा। तो आपने क्या किया? यहां पर में आपने परिचय लिख करके एक पेज लगा दी और उसके बाद
आपने क्या किया कि परिचय में जो भी जानकारी आपको देनी है, जितनी भी पेज में आपको जानकारी देनी है, वो आप लिखना शुरू कर सकते हैं और यहां से आपकी काउंटिंग शुरू हो जाएगी आपके पेजेस की। यहां देखिए, ये एक माइंड मैप बनाया गया है और माइंड मैप में आप देख सकते हैं कि परिचय के अंतर्गत जो भी जानकारी आप देना चाहते हैं वो आप एक साथ यहां लिख सकते हैं। अगर कोई देखेगा तो उसको पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद आप देखिए कि मैंने आपको पहले बताया था कि ओवरलीफ आपको यूज करना है। तो देखिए, एक साइड रूल्ड है और दूसरी साइड आप देख सकते हैं सफेद है। तो सफेद वाला जो हिस्सा है, इसके ऊपर आपको विजुअल लगाना है और फिर दाहिने साइड में आपको लिखना है। तो जहां पर विजुअल लगाना है, अब परिचय आपने लिखा है तो परिचय से संबंधित जो भी सूचनाएं आप देना चाहते हैं उसका जो भी आपको चित्र है आपके पास या फिर आपके पास कोई मैप है तो वो चीज आप यहां पर लगा सकते हैं। और परिचय खत्म होने के बाद आपने क्या किया कि जो आगे आपने दूसरा, तीसरा और चौथा चैप्टर बनाया है उनका जानकारी शुरू करेंगे। तो जैसे इसके बाद का पहला एक जो चैप्टर आपने दूसरा जो चैप्टर बनाया वो है अल-बेरूनी का जीवन परिचय। जैसे क्लास 12th में जो चैप्टर 5 है यात्रियों के नजरिए से, ये उसका है। तो अल-बेरूनी के बारे में जब आपने एक चैप्टर बनाया तो अब आप क्या करेंगे, आपने अल-बेरूनी का एक विजुअल लगाया, फिर कंटेंट लिखा, फिर आपने अगर विजुअल है तो लगाइए, नहीं तो कंटेंट लगाइए। और अब अगर आपको जरूरत महसूस होती है कि आप अल-बेरूनी के बारे में जो कुछ भी जानकारी देना चाहते हैं वो कंसेप्ट मैप या माइंड मैप के माध्यम से भी आप दिखा सकते हैं, तो वो आप एक कंसेप्ट मैप या माइंड मैप यहां पर में बना दीजिए, जिससे कि आसानी से आप अपनी बात समझा सकते हैं। अब आपको पता है कि अल-बेरूनी ने एक किताब लिखी जिसका नाम था किताब उल हिंद। तो ये सब टॉपिक है दूसरे वाले अध्याय का। अब आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास दो विजुअल है, जिसमें कि एक किताब उल हिंद का एक पृष्ठ है और उसी के नीचे एक और विजुअल है, एक और चित्र है जो उसी चीज से संबंधित है। और राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं कि कंटेंट लिखा हुआ है। इस तरीके से आप अपना पूरा सब टॉपिक कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद ये देखिए, यहां पर एक और सब टॉपिक लिखा गया है, जाति व्यवस्था का विवरण। ये देखिए, ध्यान रखिएगा, अल-बेरूनी वाला ही चैप्टर चल रहा है, उसके अंदर दो सब टॉपिक आपने देखा। तो अब जाति व्यवस्था का विवरण का एक पेज आपने लगा दिया और उसके बाद आपने कंटेंट लिखनी शुरू कर दी कि जाति व्यवस्था के बारे में अल-बेरूनी ने क्या क्या लिखा है। ये होने के बाद आपको लगा कि जो कुछ भी मैंने अभी तक बताया है उसको मैं अगर एक माइंड मैप बना दूं तो और अच्छी तरह से मैं समझा सकता हूं, तो आप माइंड मैप बना सकते हैं। अब देखिए, ये होने के बाद ये चैप्टर खत्म हो गया। अब आप अगला चैप्टर शुरू कर सकते हैं और अगला चैप्टर क्या है, इब्न बतूता का जीवन परिचय। तो इब्न बतूता मोरक्को से भारत आया था। अब यहां से आपने एक नया चैप्टर शुरू कर लिया। तो कौन सा चैप्टर आपने शुरू किया उसको आपने यहां लिख दिया और इसके अगले पेज से आपने उसका कंटेंट और उससे रिलेटेड जो विजुअल्स हैं वो दिखानी शुरू कर दी। तो इब्न बतूता के बारे में जब आप जीवन परिचय की बात करते हैं तो वो कहां से आया था, भारत आने से पहले वो किन किन देशों में गया था और उसके बाद वो भारत कब आया, तो इन सारी चीजों को अगर आप दिखाना चाहते हैं तो आप एक कंसेप्ट मैप बना सकते हैं या एक माइंड मैप बना सकते हैं और उसके माध्यम से आप ये दर्शा सकते हैं कि कहां से और कैसे वो भारत आया। ये आप देख सकते हैं, ये इब्न बतूता का एक चित्र है और उसके नीचे उन्होंने जो एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था रिहला। तो रिहला के बारे में जो थोड़ी जानकारी है वो यहाँ विजुअल के माध्यम से दी गई है। और उसके बाद दाहिने साइड में आप देख सकते हैं कि इब्न बतूता के जीवन परिचय के बारे में कंटेंट लिखा गया है। और इस पेज पर आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में भारत आने से पहले इब्न बतूता किन किन देशों में गया था, उसका मार्ग कहां से कहां तक का रहा था, वो चीज दिखाया गया है और उसका एक पिक्चर यहां लगाया गया है। उसके बाद आपने कंटेंट लिखा। कंटेंट लिखने के बाद आपको लगा कि अब मैंने इब्न बतूता के बारे में पूरी जानकारी दी है, तो अब आपने एक नया सब टॉपिक ले लिया। और नया सब टॉपिक क्या है, भारत के प्रति इब्न बतूता का नजरिया क्या था, वो भारत के विषय में क्या सोचता था।
तो ये एक सब टॉपिक आपने बना दिया और उसके बाद आपने कंटेंट लिखनी शुरू कर दी। इसके बाद जैसे ही आपको ये लगा कि भाई ठीक है, इतना इंफॉर्मेशन मैंने दे दिया, एक नई सब टॉपिक मैं ले लेता हूं, तो आपने इब्न बतूता के भारत में आने के बाद यहाँ की संचार प्रणाली को उसने किस तरह से देखा और किन विशेषताओं से वह इतना प्रभावित हुआ, इस चीज को अगर समझना है तो मुझे एक सब टॉपिक इसके बारे में बनाना चाहिए। तो आपने संचार व्यवस्था के बारे में एक सब टॉपिक ले लिया। आपने यहां पर मैं दाहिने साइड में कंटेंट लिखनी शुरू कर दी और बाएं साइड में रिलेटेड विजुअल्स डाल दिए। अब इब्न बतूता का काम यहां खत्म हो गया। आपने एक नया चैप्टर अब ले लिया और नया चैप्टर कौन सा था? नया चैप्टर था फ्रांसवा बर्नियर का जीवन परिचय। आपको पता है फ्रांसवा बर्नियर फ्रांस से भारत आया था, तो ये आपने डिस्टिंक्ट बहुत ही अलग अलग देशों से आए हुए विदेशी यात्रियों के विवरण को देने की कोशिश आपने की है यहां पर। तो अब तक आपने अल्बेरूनी के बारे में बताया, फिर इब्न बतूता के बारे में बताया, अब आप फ्रांसवा बर्नियर के बारे में एक नया अध्याय लेना चाहते हैं और इस पूरे टॉपिक के अंदर, इस पूरे अध्याय के अंदर जो भी चीज़ आप दिखाना चाहते हैं वो आप दिखा सकते हैं एक माइंड मैप के माध्यम से। यहाँ आपने फ्रांसवा बर्नियर का एक चित्र लगा दिया और जो भी आपको दाहिने साइड में कंटेंट लिखना था वो आपने कंटेंट लिख दी। तो यहाँ तक आपने वो परिचय दे दिया। उसके बाद भारत के प्रति क्या नजरिया था फ्रांसवा बर्नियर का, उसका आप वर्णन करना चाहते हैं एक सब टॉपिक के रूप में। तो फिर आपने यहां पर में एक पेज उसकी लगा दी, भारत के प्रति उसका नजरिया क्या था, और उसके बाद वाले एक या दो पेज पे या तीन पेज पे जैसा आपको अपने टॉपिक के हिसाब से उचित लगता है उस हिसाब से आप फिर अपने कंटेंट भी लिख सकते हैं। साथ ही अगर आपके पास कोई विजुअल्स है उससे रिलेटेड तो जरूर लगाएं, अगर रिलेटेड विजुअल नहीं है तो बिल्कुल भी ना लगाएं। फिर एक और सब टॉपिक आपने बना लिया, भूमि स्वामित्व का प्रश्न, क्योंकि बर्नियर भारत में भूमि स्वामित्व के ऊपर बहुत कुछ लिखता है, तो वो एक सब टॉपिक हमने बना ली। उससे रिलेटेड जो चित्र आपको मिले तो आपने लगा दिया और फिर आपने कंटेंट लिख दिया। उसके बाद एक और सब टॉपिक आपने बर्नियर के अंतर्गत ले लिया, जटिल सामाजिक सच्चाई के बारे में, कि वो समाज को बहुत नजदीक से देखता था बर्नियर और उसने क्या फील किया समाज के बारे में, उसके बारे में एक अलग सब टॉपिक आपने बनाई और पूरा उसको आपने अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया। बस यहां तक आपने बर्नियर के बारे में लिखा। उसके बाद आपने बरबोसा के बारे में लिखना शुरू किया, तो एक नया आपने चैप्टर शुरू कर दिया, बरबोसा का जीवन परिचय। तो यहां पर में आपने एक ये पेज लगा दिया कि भाई इससे आगे, इससे सबको पढ़ने वाले को क्या पता लग गया कि यहां से आगे जो भी जानकारी हमें प्राप्त होगी वो बरबोसा के बारे में होगी। आपने यहां पर में एक चित्र लगा दी बरबोसा की और उसके बाद दाहिने साइड में जो रूल्ड पेज है वहां पर आपने कंटेंट लिखना शुरू कर दिया। अब आपने एक सब टॉपिक ले लिया बरबोसा की किताब के बारे में, कि भारत आने के बाद बरबोसा ने जो कुछ भी देखा और जो कुछ भी उसने अनुभव किया उसके बारे में जो उसने अपना यात्रा वृत्तांत लिखा उसके बारे में आपने यहाँ एक विजुअल लगा दी, जो कि उसके बुक से रिलेटेड एक पन्ना है वो आपने लेफ्ट साइड में लगा दिया और उसके बाद जो भी उसकी जानकारी है आपने दाहिने साइड में दे दी। इतना सारा कुछ करने के बाद अब क्या हुआ, आपने सारे चैप्टर्स खत्म कर लिए। अब आपका काम है निष्कर्ष। तो जब आप सारे अध्याय लिख लेते हैं तो उन सब का जो निचोड़ होता है वो आप निष्कर्ष में लिखते हैं। तो आपने निष्कर्ष का एक पेज लगा दिया और उसके बाद निष्कर्ष से संबंधित जो कुछ भी जानकारी जो पीछे से आपने इकट्ठा की है उनको आपने समराइज कर लिया, उनका आपने निचोड़ निकाल लिया और अगले 2 या 3 पेज में जो भी आपको उचित लगता हो उस हिसाब से आप पूरे चैप्टर का आप निष्कर्ष लिख दीजिए। यह डिपेंड करेगा आपके टॉपिक के ऊपर कि आपका निष्कर्ष 1 पेज में खत्म हो जाता है या 2 पेज में खत्म हो जाता है। यह जब हो गया तब इसके बाद 2 एनेक्सर और लगेगा, एक संदर्भ ग्रंथ सूची और एक शिक्षक रिपोर्ट। तो निष्कर्ष खत्म होने के बाद आपको संदर्भ ग्रंथ सूची लगानी है, जिसमें आपने किन पुस्तकों का आपने रेफरेंस लिया है, कौन से समाचार पत्र और पत्रिका आपने पढ़ी है, कौन से ऑनलाइन संसाधन, आजकल तो ऑनलाइन सब कुछ जानकारी मौजूद है, तो किस वेबसाइट से आपने जानकारी प्राप्त की है,
क्या आपने अपने टॉपिक को पूरा करने के लिए किसी का इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार किया है, क्या आपने किसी की भाषण सुनी है, किसी सम्मेलन में आपने भाग लिया है, तो इन सारे चीजों को हम कहते हैं संदर्भ ग्रंथ सूची। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस बिब्लियोग्राफी या संदर्भ ग्रंथ सूची में लगाना है। और आपको मैं बता दूं कि संदर्भ ग्रंथ ही अगर आपने ठीक ठीक से लिख दिया तो उसके लिए आपको 1 नंबर मिलेंगे। चलिए, ये देखिए, आप यहां पर में एक संदर्भ ग्रंथ सूची वाली पेज देख रहे हैं, जिसपे बड़ा बड़ा तो संदर्भ ग्रंथ सूची लिखा हुआ है और उसके नीचे वो सारी जानकारियां लिखी हुई हैं जिसकी चर्चा मैंने पीछे की। तो यहां पर में जरूरी नहीं है कि आप सारे ही संदर्भ लिख दें, आप उन्हीं संदर्भों को लिखें जिसका सही मायने में आपने उपयोग किया है। संदर्भ ग्रंथ सूची लिखने के बाद शिक्षक रिपोर्ट लिखा जाता है। ये अंतिम पेज है और इसी के ऊपर आपके मार्क्स दिए जाते हैं। तो जब शिक्षक रिपोर्ट लिखा जाता है तो उसमें मुख्य रूप से आप इसकी जानकारी दे सकते हैं। यह आपके सामने है। आप जो सारांश यानी कि सिनॉप्सिस लिखेंगे उसके लिए 2 नंबर मिलेंगे। प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रेजेंटेशन के लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। पाठ्य वस्तु के विश्लेषण के लिए 5 नंबर निर्धारित है। मानचित्र, आंकड़ा, सारणी, चित्र या अन्य कोई सूचना अगर आपने लगाया है उसके लिए 3 नंबर आपको मिलेंगे। संदर्भ ग्रंथ सूची अगर आपने सही लगाई है तो 1 नंबर अलग से मिलेंगे। और फिर आपका जो वाइवा वॉस होगा उसके लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे। तो इस तरह से आपको कुल 20 नंबर मिलते हैं शिक्षक रिपोर्ट में। अब ये आप शिक्षक रिपोर्ट वाली पेज देख सकते हैं जहां पर में बड़ा बड़ा शिक्षक रिपोर्ट लिखा हुआ है और वो सारी सूचनाएं लिखी हुई हैं जो पीछे मैंने आपको बताया है। तो आपको भी इस पेज के ऊपर वो सारी सूचनाएं लिख देनी है और फिर यहां पर में आपका ये पूरा जो प्रोजेक्ट का काम है वो खत्म हो जाता है। तो बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आपने प्रोजेक्ट बनाने की सभी विधियों को बहुत अच्छी तरह से सीखा होगा और इसी तरह से आपको प्रोजेक्ट बनाना है ताकि बोर्ड एग्जाम में आपको 20 में 20 नंबर मिल सकें। धन्यवाद।